Very good morning, students. This is lecture number 5 of Design of Slab by Limit State Method. In this particular lecture, we are going to deal with the numerical problem based on the design of छज्जा. हम इस लेक्चर्स में छज्जा के डिज़ाइन के बारे में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, जो छज्जा का डिज़ाइन होता है ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि हम लोग कैंटिलीवर स्लैब का डिज़ाइन करते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर्स यानी लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया गया था. ठीक उसी तरीके से हम लोग छज्जा का भी डिज़ाइन करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैंटिलीवर स्लैब क्या होता है और कैंटिलीवर छज्जा क्या होता है. तो आप लोग को पता होगा डियर स्टूडेंट्स कि कैंटिलीवर स्लैब और कैंटिलीवर छज्जा का डिज़ाइन एक तरीके से किया जाता है, क्योंकि जैसे हम कैंटिलीवर स्लैब की बात करते हैं या छज्जा की बात करते हैं, आप सभी अपने घरों में देख होंगे छज्जा क्या होता है, एक साइड में फिक्स होता है, एक साइड में क्या होता है, दूसरी साइड में फ्री होता है. ठीक उसी तरीके से होता है. तो इसका भी डिज़ाइन हम ठीक उसी तरीके से करते हैं जैसे कि कैंटिलीवर स्लैब का करते हैं. ठीक है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, सो चलिए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से देख लेते हैं. जो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैंटिलीवर छज्जा क्वेश्चन दिया हुआ है. कैंटिलीवर छज्जा ऑफ ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग हैज़ द फॉलोइंग डिटेल्स. इफेक्टिव स्पैन 0.75 मीटर. ठीक है, कंक्रीट M20, विड्थ 1.5 मीटर. स्टील जो दिया हुआ है फेरस 415 स्टील है. लाइव लोड दिया हुआ है 0.75 किलो पास्कल. मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4. फिनिशिंग दिया हुआ है 0.50 किलो पास्कल्स. ठीक है, ये सारा क्वेश्चन में गिवन है. पूछा जा रहा है कैलकुलेट द फैक्टर्ड मोमेंट फॉर विच छज्जा इज टू बी डिज़ाइन. पूछा जा रहा है कि फैक्टर्ड मोमेंट निकालें जिसके लिए छज्जा को डिज़ाइन किया गया है. उसके बाद निकालना है फाइंड द ओवरऑल डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर द फ्लेक्सर्स. फ्लेक्सर के लिए जो ओवरऑल डेप्थ है उसको रिक्वायर्ड निकालें. चेक वेदर दिस डेप्थ इज सफिशिएंट, ये डेप्थ जो है सफिशिएंट है या नहीं फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल. नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ मेन स्टील रिक्वायर्ड, यूज लिमिट स्टेट मेथड. लिमिट स्टेट मेथड का क्या करना है, यूज़ करना है. उसके बाद कैंटिलीवर छज्जा का क्या करना है, डिज़ाइन करना है. तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस में गिवन है, जो स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को फिट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले स्पैन दिया हुआ 0.75 मीटर यानी कि 750 mm. लाइव लोड दिया हुआ है 0.75 किलो पास्कल्स. इसको चेंज कर देंगे हम लोग इसमें किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. तो एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो जो है वही हो जाएगा. मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 गिवन है. इसके कॉरस्पॉन्ड्स में हम लोग को पीटी एजिम की वैल्यू 0.350 आती है. ये ग्राफ से आती है. ठीक है, पहले मैंने इसके बारे में पहले के क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में, और जब मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा था वहाँ पे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था. ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम डिज़ाइन कॉन्स्टेंट निकालेंगे. ठीक है, तो M20 कॉन्क्रीट एंड फिर 415 स्टील के लिए MU लिमिट की वैल्यू होती है 0.138 FC के BD स्क्वायर. तो ये स्टेप नंबर पहला था जिसमें हम लोग डिज़ाइन कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा. ओके, सो चलिए एस्टिमेशन ऑफ स्लैब थिकनेस को डिटरमाइन कर लेते हैं. तो एस्टिमेशन ऑफ स्लैब थिकनेस का डिटरमाइन करने के वक्त हम ठीक वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम स्लैब के लिए यूज़ करते थे. ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ स्लैब थिकनेस में मैंने बताया था कि हम निकालते हैं D = स्पैन बाई 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर्स. तो स्पैन का वैल्यू 750 mm है और 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू 1.4. ठीक है, गिवन है. इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 76.53 mm. ठीक है, एज्यूम कर लेंगे 15 mm कवर एंड 8 mm डायमीटर बार. ठीक है, एज्यूम कर लिए 15 mm कवर और 8 mm डायमीटर बार, और इसके कॉरस्पॉन्ड्स में हम आगे की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल D का वैल्यू यानी टोटल डेप्थ का वैल्यू को कैसे निकालते हैं. स्मॉल d प्लस डेप्थ ऑफ कवर प्लस 5/2, जो स्टील का डायमीटर लिए हैं उसका आधा. ठीक है, यानी स्मॉल d प्लस DC प्लस 5/2. इसको कैलकुलेट किए तो ये आ गया 95.53 mm, नियर अबाउट 100 mm. ठीक है, अब D अवेलेबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो कैसे करते हैं, कैपिटल D माइनस DC माइनस 5/2. आई होप कि ये पहले आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं. यही वैल्यू को यहाँ पुट किया गया है. पुट करने के बाद D अवेलेबल की वैल्यू आ गई है 81 mm. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, जिसमें हम लोग इफेक्टिव स्पैन को कैलकुलेट करेंगे.
तो मैंने बताया था इफेक्टिव स्पैन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है L=L+D/2। कैंटिलीवर स्लैब में बात करें या कैंटिलीवर छज्जा में, दोनों सेम है। ये आ जाता है आपका 790.5 mm यानी कि 0.7905 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे हम लोग किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, लोड कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे सेल्फ वेट ऑफ स्लैब को कैलकुलेट करेंगे कि जो स्लैब है उसका अपना का वेट कितना है, खुद का वेट कितना है। उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी डेप्थ है कितना है 100 mm है यानी 0.1 मीटर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके साथ में, जो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, इसको हम क्या करेंगे उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लोड कैलकुलेशन के लिए हम लोग निकाला वैल्यू सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, देख रहे हैं आप 0.10 इंटू 25 यानी टोटल डेप्थ को हम लोग मल्टीप्लाई यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट से, तो ये आ गया 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें पर मीटर विड्थ निकालना है ये, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लाइव लोड की वैल्यू, तो लेंथ इंटू विड्थ 1 मीटर है और यहाँ पे आपका जो वैल्यू दिया हुआ है 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। फिनिशिंग का वेट दिया हुआ है आपका 0.50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो लेंथ इंटू विड्थ और इसका जो आपका वैल्यू है 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ था यूनिट वेट ऑफ फिनिशिंग, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गया 0.50 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर टोटल लोड का वैल्यू क्या करें हम लोग, टोटल लोड की वैल्यू को कैलकुलेट किए, तो टोटल लोड का वैल्यू जो आपका आ जाएगा यहाँ पे आ गया 3.75 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फैक्टर्ड लोड हम निकालेंगे, तो फैक्टर्ड लोड कैसे, ये एक्चुअली में यहाँ पे टोटल लोड है। ठीक है, यहाँ डी नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो टोटल WD निकालने के लिए, फैक्टर्ड लोड को निकालने के लिए हम लोग लोड में हम लोग क्या करते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके आ गया फैक्टर्ड लोड। ठीक है, फिर उसके बाद निकालेंगे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट के बारे में मैंने बताया था कि फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट छज्जा है, मान लीजिए एक साइड से फिक्स है छज्जा होता है, एक साइड दूसरा साइड क्या होता है फ्री होता है, और यहाँ पे क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, सारी जगह पे लोड समान होता है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है WL²/2। तो यहाँ पे W को WD से क्रॉसपॉन्ड्स करेंगे और L को LE से यानी इफेक्टिव लेंथ से। ठीक है, WL²/2 पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ को, ये आ जाएगा हमारा इतना 1.76 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर में आया है, देख रहे हैं ना आप, किलो न्यूटन, ये वैल्यू आया 1.757 यानी 1.76 के आसपास में। फिर यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू जो है आपको पता है W/L होता है यानी W2 × LE, ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.46 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद ठीक उसी तरीके से ये जो वैल्यू है आपका आ जाएगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स का वैल्यू आ जाएगा WD × LE 5.625 × 0.7905 4.446 किलो न्यूटन्स। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहे थे वो हाइड हो चुका है, तो यहाँ से थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर, रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ एंड ओवरऑल थिकनेस। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें जो कॉन्सेप्ट रिपीट किए थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो स्टेप नंबर 6 में जाएंगे। स्टेप नंबर 6 में जाने के बाद में यहाँ इक्वेट करेंगे MU लिमिट को MD के बराबर में। ठीक है, तो यहाँ से डेप्थ की वैल्यू D रिक्वायर्ड की वैल्यू आएगी, यानी आगे D रिक्वायर्ड की वैल्यू जहाँ पे MD की वैल्यू, FCK की वैल्यू और Q और B की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए B की वैल्यू हम 1 मीटर लेते हैं, ठीक है, यानी 1000 mm। ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 25.25 mm। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो D अवेलेबल का वैल्यू है D रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, जो कि हमें आना चाहिए, तो ये सेफ है। तो हम लोग D की वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे 81 mm और कैपिटल D की वैल्यू 100 mm। ठीक है, फिर से हम एरिया एंड स्पेसिंग ऑफ मेन स्टील निकालेंगे। तो हमने बताया था ST का फॉर्मूला 0.5 FCK/FY ब्रैकेट ऑन 1 माइनस अंडर रूट 4.6 MD/FCK/BD²। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज BT। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस है। ठीक है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MD/FCK/BD² ब्रैकेट क्लोज D × D है। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ को हम MD की वैल्यू को पुट करेंगे और B और D की वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 61.17 mm²। फिर से मैंने बताया था कि ST मिनिमम, अब ये कौन सा स्टील है, Fe415 है, इसके लिए हम मिनिमम जो स्टील लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 0.12% लेते हैं।
0.12% के आने का मतलब है 0.12 इंटू BD डिवाइडेड बाई 100। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 120 mm²। अब देखिए स्पेसिंग ऑफ 8 mm डायमीटर बार्स, जो 8 mm डायमीटर बार है उसका स्पेसिंग कितना होगा, इसके लिए हम ST/BD इंटू क्या करते हैं, B करेंगे, है ना। यहाँ पे जो आपका स्पेसिंग है FI का वैल्यू डिवाइड बाई ST इंटू B। तो FI का वैल्यू यानी कहने का मतलब है जो 8 mm डायमीटर का बार लिए हैं वही वैल्यू FI है। कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू 8², तो ये आ जाएगा 50.26 डिवाइडेड बाई AST जो आपका आया है वैल्यू 120 इंटू B के वैल्यू 1000, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 418.83। अब देखिए ये जो मैक्सिमम स्पेसिंग है ये जो है मेन बार के लिए 3D और 300 mm, ठीक है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। तो ये आपका आ जाएगा देखिए 243 और 300 mm, यानी ये आपका आ गया, यानी इसमें जो सबसे कम आ रहा है तीनों में, पहले आप निकाले FI/AST इंटू B, फिर S max निकाले 3D और 300 mm, मैक्सिमम इतना लेना है। तो मतलब क्या है, इसमें से जो सबसे कम है उसको हम अस्यूम करेंगे, यानी सब में तीनों में से जो कम है 418.83, 243 और 300 mm, इसमें से जो कम है कौन है, 243 कम है, तो 243 हम स्पेसिंग को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। फिर अब अगला डिफ्लेक्शन चेक निकालेंगे, तो ASTP यानी एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड यानी FI इंटू B डिवाइडेड बाई SP, ठीक है, स्पेसिंग प्रोवाइडेड, SP मतलब स्पेसिंग प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे FI की वैल्यू 8 mm के कॉरस्पॉन्ड्स में FI की जो वैल्यू आई थी 50.26 आई थी, इंटू क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 81 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0.26%, यानी PT का जो एजम्पशन था 0.3 के आसपास था, जो कि PT प्रोवाइडेड से क्या है ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो चेक है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। फिर एरिया एंड स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील्स, देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, देखिए लिखा हुआ है ST मिनिमम इज यूज्ड इन मेन स्टील, सेम विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, हाउएवर S max इज इक्वल टू 5D, यानी कहने का मतलब है जो हम जो मैक्सिमम स्पेसिंग लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के केस में 5 इंटू स्मॉल d और 450 mm, यानी 450 mm और 450, तो इस दोनों में क्या है कम कौन आ रहा है, 450 आ रहा है। और देखिए सेट 400 mm सेंटर टू सेंटर, प्रोवाइड 8 mm डायमीटर बार एट द रेट ऑफ 240 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, यानी कि जो आपका स्पेसिंग है वो आपको लेना है 240 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, क्योंकि जो मेन बार था और डिस्ट्रीब्यूशन बार सेम यूज किया गया है यहाँ पे, तो यही बोला गया है कि जो आपका मेन बार का 240 आया था तो वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग रखा गया है, और मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना यहाँ पे देख रहे हैं कैलकुलेट किया 5D और 450 mm, ये मैक्सिमम है। तो इस तीनों में कम कौन है, मतलब 8 mm डायमीटर बार का जो मेन बार में यूज़ किया गया वही डिस्ट्रीब्यूशन भी है, 240 आया था वहाँ का स्पेसिंग, और यहाँ पे 450 मैक्सिमम आता है, इसमें से कम कौन है 240 है, इसलिए हम 240 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग को क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये आपका हो गया डिज़ाइन ऑफ छज्जा। देखिए कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा आप लोगों ने कैंटिलीवर स्लैब के केस में डिज़ाइन किया था वही सेम डिज़ाइन क्राइटेरिया यहाँ पे भी है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो स्टेप पहले किए थे वही स्टेप्स यहाँ भी किया गया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।